चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? हम जानते हैं प्रकाश जब किसी समांगी पारदर्शक माध्यम में गमन कर रहा होता है तो वो एक सरल रेखा में गमन करता है, किंतु यदि प्रकाश एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक पथ या कह लीजिए प्रारंभिक मार्ग से भटक जाती है या विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसे हम इस चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए ये माध्यम 1 है और एक माध्यम 2 है। ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न माध्यम है, पारदर्शी समांगी माध्यम है। उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं कि ये वायु है और ये कांच है। ठीक है, अब कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो इस अंतरापृष्ठ पर इसका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है, बाकी शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये अपवर्तित प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होती है। प्रारंभ में इसका मार्ग ये था, तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यही परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ पर दो अवस्थाएं संभव हैं कि प्रकाश, पहली अवस्था हम ले, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, या इसका विपरीत भी हो सकता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से इस प्रकार विचलित होती है कि अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। यानी कि इस अवस्था में आपतन कोण का मान अधिक होता है जबकि अपवर्तन कोण का मान उसकी तुलना में कम होता है। इसके विपरीत यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये इस प्रकार विचलित होती है कि यह अभिलंब से दूर हटती है। यानी कि इस अवस्था में अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा आपतन कोण से। तो ये दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इससे आगे हम अपवर्तन के नियम का अध्ययन करते हैं। अपवर्तन के नियम, परावर्तन की भांति अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरापृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा डायग्राम लिया है। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। इस बिंदु पर आपतित हो रही है, इसको कहेंगे हम अंतरापृष्ठ पर आपतन बिंदु। यहाँ पर अगर अभिलंब ले तो ये अभिलंब है। तो आप देखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं, यानी कि इस कागज पर है। इस कागज को अगर हम एक तल की भांति माने। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात नियत होता है। इसको दर्शाते हैं n/1 से या 1n/2 से। ये क्या होता है आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। ये होता है एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये एक नियत मान होता है। और ये किसके बराबर होता है? sin i बटे sin r। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये दो नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। इसके बाद हम जो अपवर्तनांक है उसका अध्ययन करेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो मूल रूप से आप इस तरह से मान के चलिए कि जो अपवर्तनांक है वो दो माध्यमों का एक सापेक्ष गुण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा लिया जाता है निर्वात के सापेक्ष। मान के चलिए यदि प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दर्शाएंगे n से, n बराबर c/v, जहाँ पे c निर्वात में प्रकाश की चाल है और v माध्यम में प्रकाश की चाल है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं, यदि प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दर्शाएंगे इसको n/1 से, या इसको हम 1n/2 यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ये किसके बराबर होगा? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और हम जानते हैं स्नेल के नियम से n/1 किसके बराबर होता है? sin i बटे sin r। तो ये बराबर sin i बटे sin r ऐसे भी लिखा जा सकता है।
तो ये हो गया अपवर्तनांक। ठीक है, जो अपवर्तनांक है जिसको हम n से दर्शा रहे हैं, कुछ किताबों में इसको म्यू से भी दर्शाया जाता है। ये एक अदिश और विमाहीन राशि है, क्योंकि एक अनुपात है, एक तुलना है। ठीक है, तो ये एक विमाहीन राशि है और यह माध्यम की प्रकृति और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रखना, जैसे आपको ध्यान होगा परावर्तन में आपको बताया था कि परावर्तन में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य, आवर्ती तीनों ही अपरिवर्तित रहती है, लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य ये परिवर्तित हो जाते हैं तथा आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो जो ये परिवर्तन होता है ये किस तरह से होता है, इसमें क्या संबंध होता है उसको हम दर्शा रहे हैं। मान के चलिए ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही है। पहले माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसको हम दर्शा रहे हैं n1 से, दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम दर्शा रहे हैं n2 से। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग मान लीजिए v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। आवर्ती यहाँ पे अपरिवर्तित रहती है, मान लीजिए आवर्ती न्यू है। तो हम जानते हैं n21 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये किसके बराबर होगा, n2 बटे n1, ये बराबर किसके होता है, साइन आई बटे साइन आर। ये नियम आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम संबंध स्थापित करेंगे वेग, तरंगदैर्ध्य और निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसमें ये परिवर्तन किस तरह से होता है। ठीक है, तो n21 बराबर क्या होता है, n2 बटे n1, ये हम जानते हैं। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा से n2 किसके बराबर होगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है, तो c अपॉन v2, n1 के स्थान पर इसी प्रकार क्या आ जाएगा, c अपॉन v1। तो ये किसके बराबर आ जाता है, v1 अपॉन v2। ठीक है, अब ये v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। हम जानते हैं कि ये प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, तो मान लीजिए आवृत्ति न्यू है और पहले माध्यम में हम इस प्रकाश तरंग का तरंगदैर्ध्य λ1 और दूसरे माध्यम में λ2 लें, तो v किसके बराबर होता है, लैम्डा न्यू के। तो इस प्रकार v1 किसके बराबर आ जाएगा, λ1 न्यू, और v2 किसके बराबर आ जाएगा, λ2 न्यू। न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो n21 बराबर आ जाएगा n2 बटे n1, ये बराबर किसके होगा, v1 बटे v2, और ये बराबर λ1 बटे λ2। स्नेल के नियम से n21 किसके बराबर होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो ये परस्पर संबंध होता है और इन संबंधों को आप याद रखेंगे क्योंकि आंकिक प्रश्नों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से किन्हीं दो को लेकर कोई भी प्रश्न आपको दिया जा सकता है, उसे आपको सरल करने के लिए संबंध की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हमारे यहाँ अध्ययन में है अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, उनका अध्ययन है, तो उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है तारों का टिमटिमाना। हम जानते हैं कि तारे रात में टिमटिमाते हुए आप सभी ने देखे होंगे। ठीक है, तो तारे जो होते हैं वो पृथ्वी से काफ़ी दूर यानी कह लीजिए सुदूर स्थित होते हैं, और हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और जिसकी अनेक परतें हैं, ये सघन भी है, विरल भी है। ठीक है, तो दूर से सुदूर से आने वाला जो प्रकाश इन परतों को पार करता हुआ किसी प्रेक्षक तक पहुंचता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि प्रकाश सघन से विरल या विरल से सघन इस तरह से इन माध्यमों से होता हुआ प्रेक्षक तक पहुंचता है, तो ये कभी प्रेक्षक की आंखों पर पहुंच पाता है और कभी नहीं पहुंच पाता। यानी कि कभी हमें तारे से आने वाले प्रकाश का आभास होता है और कभी नहीं होता। तो इस कारण हमें रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद है सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज क्षैतिज से नीचे होता है, लेकिन हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये अवस्था भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात सूरज का दिखाई देना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मान के चलिए सूर्योदय से पहले सूर्य क्षैतिज से नीचे है, तो चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित होते हुए प्रेक्षक तक पहुंचती है, तो प्रेक्षक को ये कहीं ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि सूर्य क्षैतिज से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा ही सूर्यास्त के समय होता है, जब सूर्य सूर्यास्त के समय क्षैतिज से नीचे पहुंचता है, उसी तरह से आने वाली प्रकाश किरण इन वायु की परतों से
अपवर्तित होती हुई प्रेक्षक तक पहुंचती है और प्रेक्षक को ये कहीं ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये वो अवस्था होती है। ध्यान होगा इस समय आपने देखा होगा सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात, ये कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा उदाहरण है दर से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठे दिखाई देना। यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यदि किसी पात्र में दर भरा हुआ है तो अगर हम उसे ऊपर से देखें तो हमें लगता है कि उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ है। ये इस कारण दिखाई देता है कि पेंदे से चलने वाली प्रकाश किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन कर रही है, जैसे ही जल से बाहर आती है वायु में, यानी कि सघन से विरल माध्यम में आती है। आपको बताया था अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, प्रेक्षक को ये प्रकाश किरण कहीं ऊपर स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस कारण प्रेक्षक को दर से भरे हुए पात्र का पेंदा ऊपर उठा दिखाई देता है। इसके बाद अगला उदाहरण, किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे अभी पिछला उदाहरण समझाया, ठीक उसी प्रकार कि जब हम मान लीजिए ये किसी पात्र में जल भरा हुआ है और आप इसमें कोई पेंसिल आंशिक रूप से डुबा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस भाग से चलने वाली प्रकाश किरण जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी, यानी कि ये भाग हमें यहाँ ना होकर कहीं और इससे थोड़ा पीछे दिखाई देगा, यानी कि हमें ये पेंसिल मुड़ी हुई या छड़ मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसके बाद अगला उदाहरण है कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। यदि हम किसी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन करते हैं तो अपवर्तित प्रकाश किरण के समांतर निर्गत प्रकाश किरण हमें प्राप्त होती है। यह आपतित प्रकाश किरण है। सबसे पहले प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर झुकती है। उसके बाद दोबारा अपवर्तन होगा दूसरे पृष्ठ से। अब यहाँ पे ये सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस प्रकार जो ये निर्गत प्रकाश किरण है ये आपतित प्रकाश किरण के समांतर निर्गत होती है। ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो दूरी होती है उसको हम पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ये भी एक विशेष घटना है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वो अपने पथ से विचलित होती है। अब हम दूसरी अवस्था जो ध्यान होगा आपको पढ़ाई थी कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो हम यही अवस्था ले रहे हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो यह अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि यहाँ पर जो कोण R है अपवर्तन कोण, उसका मान अधिक होता है आपतन कोण से, यानी कि कोण I से। और हम ये भी जानते हैं कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। अब यदि हम आपतन कोण के मान में वृद्धि करें तो अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होगी, यानी कि I का मान बढ़ाएं तो R के मान में भी वृद्धि होगी। अब अगर हम यही वृद्धि करते चले जाए, ठीक है, तो ये R का मान बढ़ता चला जाएगा और यह अपवर्तित किरण जो ये अंतरापृष्ठ है दोनों माध्यमों का, इसके समांतर अवस्था में आती चली जाएगी। यानी कि हम अगर I का मान बढ़ाते चले जाएं तो हमें एक विशेष आपतन कोण के लिए ये स्थिति प्राप्त होगी कि क्योंकि R का मान बढ़ता रहेगा तो R का मान कितना हो जाएगा 90, यानी कि इस अवस्था में अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों अंतरापृष्ठ के समांतर हो जाएगी। इस विशेष आपतन कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण और दर्शाते हैं थीटा IC से। इसके उपरांत यदि हम I के मान में और अधिक वृद्धि कर दें, यानी कि I का मान किससे अधिक कर दें? क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, तो सीधी सी बात है कि R का मान में और वृद्धि होगी कोण R के मान में, यानी कि अपवर्तन कोण और अधिक बढ़ जाएगा, ये 90 से अधिक हो जाएगा। तो इस अवस्था में जो आपतित प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर वापस अपने माध्यम में लौट जाएगी, यानी कि इसका पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, यानी कि पूर्ण परावर्तित हो जाएगी। तो इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रश्नों में जब ये पूछा जाता है तो ये विस्तार से नहीं पूछा जाता, केवल इसके लिए दो आवश्यक शर्तें पूछी जाती है, क्योंकि दो ही आवश्यक शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं? तो ये आपको ध्यान रखेंगे और ये कई बार पूछा भी गया है
कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें दीजिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या है? सबसे पहली मुख्य शर्त कि प्रकाश किरण किधर जा रही हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो। दूसरा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तभी यह घटना घटती है। ठीक है। इसके बाद एक तथ्य और है यहाँ पे अध्ययन के लिए। यदि हम ये माने कि जो विरल माध्यम है वो वायु है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है। तो इसके अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो प्रकाश किरण है वो क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है। पहला माध्यम वायु है, विरल माध्यम जो है, और जो सघन माध्यम है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो क्रांतिक आपतन की अवस्था हम लेकर चलते हैं। तो हम जानते हैं स्नेल के नियम से, यहाँ पे ए वायु के लिए प्रयोग किया गया है और एम उस दूसरे सघन माध्यम के लिए प्रयोग किया गया है। वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, यानी कि वायु की ओर जा रही है, तो अपवर्तनांक होगा NaM। ठीक है। या इसको आप इस तरह भी दर्शा सकते हैं, MNA माध्यम से वायु में। ये किसके बराबर आएगा? Na/Nm। और स्नेल का नियम हमें बताता है ये बराबर किसके? sin I/sin R। अब हम जानते हैं, क्योंकि अवस्था हमने कौन सी ली? क्रांतिक आपतन की अवस्था ली है, तो आपतन कोण किसके बराबर होगा? क्रांतिक कोण के, यानी कि I बराबर किसके? θc के। और इस अवस्था में R किसके बराबर होता है? 90 डिग्री, क्योंकि अपवर्तित प्रकाश किरण पृथककारी पृष्ठ के समांतर गमन करती है। ठीक है। और हम जानते हैं कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है। तो इन्हीं तथ्यों को हम आगे इस सूत्र में प्रयोग करेंगे। तो Na/Nm किसके बराबर है? साइन I के स्थान पर क्या रखेंगे? θc। और R किसके बराबर है इस अवस्था के लिए? 90 डिग्री। ठीक है। अब मान रखेंगे, हम जानते हैं वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1। तो ये मान हमने रख दिया। साइन θc, साइन 90 का मान कितना होता है? 1। पक्षांतर करने पर तो Nm साइन θc बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। और Nm बराबर किसके आ जाएगा? 1/sin θc। ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से हम यदि विरल माध्यम को वायु ले तो हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं वायु के सापेक्ष। आज के लिए इतना ही। ठीक है। कल हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण, प्राकृतिक उदाहरण, इनका अध्ययन करेंगे। उन पर आधारित कुछ युक्तियां, जैसे कि आपका प्रकाशिक तंतु है, आपका प्रिज्म है, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ फिर हम गोलीय अपवर्तक सतह और उसके आधार पर फिर लेंस और इनसे अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।